गुड मॉर्निंग सभी को। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा था और कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने इंटरनल फैक्टर्स देख लिए थे, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देख रहे थे और उसमें हमने इंटरनल फैक्टर्स देख लिए थे कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी इफेक्ट होती है। आज हम एक्सटर्नल फैक्टर्स देखेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं, यस कमिंग, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जिन पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, डायरेक्टली बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, उन फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बोलते हैं। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ, यस कम इन, गेट बंद कर दीजिए बस, ठीक है। किताब की कोई जरूरत है, आप किताब मत निकालिए, सारा यहीं पर लिख दूंगा मैं। जो भी पॉइंट है थ्योरेटिकल पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं इसके बाद में, ठीक है। ओके, तो क्या देखेंगे हम? कैपिटल स्ट्रक्चर के वो फैक्टर्स देखेंगे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, यानी कि वो फैक्टर्स जिन पर बिजनेस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसमें फर्स्ट है कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट। कंडीशंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कंडीशंस ऑफ कैपिटल मार्केट, देखो दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें हम फंड रेज करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। बिजनेस को अगर एक साल के लिए अगर पैसों की आवश्यकता है तो जिस मार्केट से पैसा ले जाएगा उसको अपन शॉर्ट टर्म बोलते हैं, जैसे बैंक वगैरह आते हैं ना। और कैपिटल मार्केट का मतलब कैपिटल ही का मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए। कैपिटल मतलब बिजनेस में वो पैसा लगाया जाता है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर हम फंड रेज करते हैं एक साल से ज्यादा की अवधि के लिए, तो वो कैपिटल मार्केट होता है, ठीक है। मनी मार्केट को हमारे यहाँ पर रेगुलेट करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, बताओ, किसी को पता है? कौन सी बॉडी है जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है? सेबी, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी स्टॉक एक ही चीज है, आप सिक्योरिटी बोल सकते हो, स्टॉक बोलते हैं, वैसे नाम इसका सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो सेबी इसको रेगुलेट करती है। अब किसी देश में कैपिटल मार्केट की क्या कंडीशंस होगी, वो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगी, यानी कि उस टाइम पर क्या कंडीशंस है देश में, किस तरह की स्थितियां होती है। देखो एक कंट्री में दो कंडीशंस हो सकती है, एक कंट्री में डिप्रेशन की सिचुएशन हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक इन्फ्लेशन या प्रॉस्पेरिटी की स्थिति हो सकती है ना। ये इकोनॉमिक कंडीशंस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ना। एक बिजनेस साइकिल चलती है, किसी टाइम पर हो सकता है किसी कंट्री में डिप्रेशन की स्थिति हो और किसी टाइम पर उसमें प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की स्थिति हो सकती है। देखो इनका अर्थ क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, यानी कि उस वो कंडीशन जहां पर किसी कंट्री में उसकी जीडीपी बढ़ रही होती है, उस देश में लोगों को रोजगार मिलता रहता है, एम्प्लॉयमेंट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है, इनकम लेवल लोगों का बढ़ता रहता है, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो आय का स्तर भी बढ़ेगा, है ना, जीडीपी बढ़ती रहती है और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, इन्फ्लेशन भी देखा जाता है, यानी कि तेजी की स्थिति होती है। लोगों को रोजगार मिल रहा है, इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है देश की, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है ना, तो वो होती है प्रॉस्पेरिटी की स्थिति। और डिफ्लेशन, या हम कहें कि डिफ्लेशन का मतलब वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होना, या हम कहें कि डिप्रेशन की स्थिति वो कंडीशन होती है जब किसी कंट्री में इसके विपरीत होती है सारी चीजें, यानी कि वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लोगों का इनकम लेवल कम हो जाता है, परचेजिंग पावर गिर जाती है, देश की जीडीपी नहीं बढ़ पाती है, ठीक है, जीडीपी नेगेटिव रहती है, तो उस स्थिति को हम डिप्रेशन की स्थिति बोलते हैं। और डिप्रेशन की स्थिति मतलब काफी एक नुकसानदायक रहती है किसी कंट्री के लिए, क्योंकि देखो अगर देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमिक जो स्थिति है वो तो बिगड़ेगी, उसके अलावा सामाजिक और नैतिक स्थिति भी बिगड़ती है इससे। अब जब डिप्रेशन की स्थिति रहती है किसी कंट्री में, देखो पहले एक आपको मैं बताऊं कि डिप्रेशन होता क्यों। डिप्रेशन में लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी कि लोगों की खरीदने की क्षमता गिर जाती है, लोगों के पास में पैसा नहीं होता है, उसी स्थिति को डिप्रेशन बोलते हैं। अब ये पैसा जाता कहाँ है फिर? भाई व्यक्ति के पास में अगर पैसा नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाएगा? उसका मूवमेंट हो जाता है गवर्नमेंट की ओर, या हम कहें कि बैंकों की ओर। मैं यहाँ पर एक स्थिति को बताता हूँ, एक तो ये मान लो कि यह है पब्लिक, ये पब्लिक है, और एक तरफ है बैंक हम कहें गवर्नमेंट। तो जो भी पैसा होता है मार्केट में, जैसे हमारे पास में पॉकेट में पैसा है, या फिर मान लो हमारे घर पे पैसा है ना,
तिजोरियों में पैसा है या फिर व्यक्ति के पास में पॉकेट में पैसा है, तो उस पैसे का मूवमेंट बैंकों की तरफ हो जाएगा, यानी कि पब्लिक से जो पैसा है वो कहाँ चला जाएगा, बैंकों में चला जाएगा या गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इसी स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में पैसा नहीं रहता, खरीदने की क्षमता नहीं रहती है लोगों के पास, परचेजिंग पावर गिर जाती है। अब जब खरीदने की क्षमता नहीं रहेगी तो डिमांड नहीं होगी, और जब डिमांड गिर जाएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक प्रोड्यूसर उसी गुड्स को बनाएगा जिसकी मार्केट में डिमांड है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को कभी नहीं बनाएगा जिसकी डिमांड ही नहीं है। तो जिस वस्तु की डिमांड नहीं है उसको नहीं बनाता है। अब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो फिर लोगों को रोजगार भी कम मिलेगा, है ना, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो इनकम लेवल घट जाएगा, उनका इनकम नहीं होगी। अब जब इनकम नहीं होगी तो फिर से वो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, फिर से वो कोई वस्तु नहीं खरीद पाएंगे, फिर से डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, और ये एक इकोनॉमी के लिए काफी मुसीबत की स्थिति होती है ना। इस स्थिति में तो अब ये देखो कि ये कमी होती क्यों, पैसा जो पब्लिक के पास में था उसका मूवमेंट किधर हो गया, बैंकों में चला गया पैसा पब्लिक से, तो वो क्यों गया, कि उसका रीजन देखो क्या होता है, उसके काफी सारे रीजंस होते हैं, लेकिन एक मैं आपको रीजन बताऊंगा जो मेन रीजन है, वो होता है इंटरेस्ट रेट का चेंज होना। इंटरेस्ट रेट में चेंज होता है, उसकी वजह से ये हो सकता है। अभी इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मान लो कि हमारे देश में ये घोषणा हो जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं रात को 9 बजे टीवी पर, और ये घोषणा कर देते हैं कि कल से सभी बैंकों की ब्याज दरें 15% होगी, ठीक है, एफडी की रेट इतनी 15%, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, मान लो कि 15% ब्याज दर होगी बैंकों की, सारे बैंकों की, ठीक है। अब अगले दिन क्या होगा, हम सब क्या जाएंगे, बैंकों में चले जाएंगे, लाइन लग जाएगी पैसे जमा कराने के लिए, क्योंकि अपने पास में पैसा है उसको हम क्या करेंगे, बैंकों में डिपॉजिट कराएंगे, बैंकों में अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा अपन को। तो पब्लिक से पैसा कहाँ चला गया, बैंकों में चला गया। और कोई व्यक्ति मान लो बिजनेस करने की सोच रहा था, उसके पास पैसे थे, वो सोच रहा था कि मैं बिजनेस कर लूँ, 10-15% मुझे रिटर्न मिल जाएगा, वो भी अब बिजनेस का प्लान कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे रिटर्न 15% मिल रहा है बैंकों में, तो वो बैंकों में जमा कराएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कोई मान लो कुछ भी खरीदने की सोच रहा था, वो भी अब खरीदेगा नहीं, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, पैसे को बैंक में जमा करा देगा। तो लोगों के पास में पैसा रहेगा ही नहीं, सारे का सारा पैसा किधर चला गया, बैंकों के पास शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो बैंकों में पैसा चला गया, परचेजिंग पावर यहाँ पर गिर जाएगी, लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि पैसा ही नहीं होगा तो खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे ना। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि डिमांड ही नहीं है। आज आप देखो, आज वही वस्तु बना रहे हैं प्रोड्यूसर जिसकी डिमांड, मार्केट में डिमांड है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज हो जाती है चीजें। आज कोई भी आप एग्जांपल दूं मैं आपको, टीवी, आज कोई टीवी बनाता है, कोई नहीं बनाता, एलईडी बनाते हैं। वो टीवी तो बड़ा वाला आता था, क्यों, क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। बल्ब आता था 100 वाट का, कोई खरीदता है आजकल, नहीं खरीदता, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो मार्केट में डिमांड नहीं है तो प्रोड्यूसर उसको नहीं बनाएगा, प्रोड्यूसर वही बनाएगा जो डिमांड में है, तो उनको नहीं बनाते हैं। तो अगर डिमांड ही कम होगी मार्केट में तो प्रोडक्शन कम होगा, नहीं होगा, और प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तो लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, बेरोजगार हो जाएंगे लोग। आपने कोविड में देखा, कोविड में कई लोगों की जॉब चली गई, स्क्रूटनी करना स्टार्ट कर दिया था कंपनियों ने, है ना, चटनी करना, क्योंकि उनके डिमांड कम आ रही थी, ऑर्डर्स कम आ रहे थे, इंप्लॉय ज्यादा काम कर रहे हैं तो उनको निकालना था उनसे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर इनकम कम हो जाएगी, फिर से वापस डिमांड कम, तो ये साइकिल चलती रहती है, डिप्रेशन की साइकिल। और इस साइकिल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। एक होती है प्रॉस्पेरिटी की स्थिति, वो बिल्कुल विपरीत होती है। उसमें क्या होती है, ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है, तो लोग क्या होते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, तो पैसे का मूवमेंट बैंक से पब्लिक की तरफ हो जाता है। अगर आपको मान लो भी बैंक में आपको लोन सस्ता मिलने लग जाए तो हर कोई लोन ले लेगा, फिर उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देगा, मान लो कुछ बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे, तो ज्यादा बिजनेस होगा तो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी तेज हो जाएगी, और जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तेजी होगी वो उस देश के लिए उतना ही बेटर होता है, ठीक है, वो उस देश के लिए उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये बिजनेस साइकिल चलती रहती है। यस कम इन। तो बिजनेस साइकिल चलती रहती है इस तरह से, और ये बिजनेस साइकिल ऑटोमेटिकली, इसके कई चक्कर होते हैं, अपने मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं। तो अब मार्केट क्या होता है, इसको ऑटोमेटिकली ठीक कर लेता है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमी में, तो मैक्रो इकोनॉमी में एक से का बाजार नियम आता है, सेज मार्केट लो। से एक अर्थशास्त्री थे और उन्होंने एक नियम दिया था जिसको से का बाजार नियम कहते हैं, सेज मार्केट लो। अब से जो थे अर्थशास्त्री, वो कहते थे, ये 17वीं शताब्दी की बात है जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की विचारधाराएं चलती थी, तो से ये कहते थे कि मार्केट ऑटोमेटिक चीजों को ठीक कर लेता है, कुछ भी गवर्नमेंट को कुछ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं, मार्केट अपने आप चीजों को ठीक कर लेगा। अगर डिप्रेशन आ रहा है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ऑटोमेटिक ब्याज दरें बढ़ जाएगी, है ना, तो ऑटोमेटिक संतुलन हो जाएगा, गवर्नमेंट को कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो ये उनकी काफी विचारधारा अच्छी से चल रही थी। कब? 17वीं सदी की बात है, 17वीं 18वीं सदी में उनकी आइडियोलॉजी अच्छी काम कर रही थी। लेकिन
1930 में ग्रेट डिप्रेशन आता है और उनकी जो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जितनी भी विचारधारा रहती सारी की सारी खत्म हो जाती है ना, सबका खंडन हो जाता है 1930 के ग्रेट डिप्रेशन में। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आपने पढ़ा होगा कभी इकोनॉमिक्स में। 1930 की विश्वव्यापी मंदी आती है ना, मंदी उसी का नाम है डिप्रेशन का ही। तो पूरे विश्व में मंदी आ जाती है, यानी कि पूरे विश्व में लोगों के पास में पैसा नहीं होता है, उसका मूवमेंट बैंकों की तरफ हो जाता है ना, और बैंकों में पैसा चला जाता है। अब जैसे बैंकों में पैसा चला गया, ठीक है, आपने डिपॉजिट कर दिया, अब बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को किसी बिजनेसमैन को देते हैं। बैंक यही तो करते हैं, इधर से पैसा लिया और उधर दिया, यही काम होता है बैंकों का, है ना। बीच में जो इंटरेस्ट होता है वो कमाते हैं कि कम रेट पे इंटरेस्ट ले लिया, हाई रेट पे इंटरेस्ट पे दे दिया वो। अब उन्होंने 15% पे ले लिया तो वो उससे ज्यादा पे देंगे तभी तो प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब कोई बिजनेसमैन 16% पे लेने के तैयार होगा क्या? क्योंकि मार्केट की स्थिति तो खराब है, डिमांड ही नहीं है, तो बिजनेस को तो क्लोज होंगे, वहां पर तो बिजनेस बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पर कोई नया बिजनेस क्यों स्टार्टअप करेगा और क्यों हाई इंटरेस्ट पे लोन लेगा बैंक से? नहीं ले पाएगा ना। तो बैंकों की स्थिति खराब हो जाती है फिर, तो बैंकों के पास में पैसा आ चुका, अब इस पैसे से वो आगे इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे बैंक, तो बैंक डूबना स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1930 से 1930 तक काफी सारे बड़े बैंक होते हैं वो यूएसए के बिल्कुल मतलब बर्बाद हो जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक है, दिवालिया हो जाता है यूएसए के बैंकों में। सबसे पहले यूएसए से स्टार्ट होती है ये वैश्विक मंदी जो पूरे विश्व को प्रभावित करती है, ठीक है। तो 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन होती है उसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो सारी खत्म हो जाती है कि मार्केट अपने आप ठीक कर लेगा, क्योंकि अगर मार्केट ही अपने आप ठीक कर लेता है तो फिर 1930 में ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया, ठीक है, ये भी एक सवाल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनकी बुक्स क्लोज कर दी जाती है, ठीक है, कि इनको पढ़ना बंद करो, ये विचारधारा अब नहीं चलेगी, क्योंकि वो उस समय के हिसाब से ठीक थी, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। 200 साल पहले की लॉज अभी भी थोड़ी चलते रहेंगे, ठीक है, आज भी हमारे देखो कोई लॉज है, संविधान में परिवर्तन होते रहते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती है, तो आप 200 साल पुरानी विचारधारा अब नहीं चला सकते, तो वो चीजें नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या होता है, चेंजेस होते हैं। पहले एक कंट्री वो था, उसी में गुड्स का आपस में एक्सचेंज होता था, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होते थे, एक तरह से क्लोज इकोनॉमी होती थी, ठीक है। जब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अपनी विचारधाराएं दी उस समय इकोनॉमी क्लोज होती थी, ठीक है, लेकिन बाद में जमाना आता है ग्लोबलाइजेशन का, आज हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं एक दूसरे देश से, ठीक है। आज इंडिया आत्मनिर्भर नहीं कर सकते अपने इंडिया को, दूसरे देशों पे डिपेंड है। हमारे घर में देखो आप कितने सारे प्रोडक्ट हैं जो आप अमेरिका के मिल जाएंगे, आपको फोन भी मिल सकता है, आपको आपके चाइना के प्रोडक्ट आपके घर में मिल जाएंगे, ताइवान के मिल जाएंगे, है ना, तो मिलते हैं हमारे घर में, छोटे मोटे आइटम्स होते हैं वो इंपोर्ट करते हैं। तो हम ग्लोबली कनेक्टेड है, तो वो लॉज अब काम नहीं करेंगे कि मार्केट अपने आप ठीक कर लेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर वहां पर सारी बुक्स बंद हो चुकी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, तो फिर एक नए आइडियोलॉजी का जन्म होता है, जो था किसने दिया था, जॉन मेनार्ड किन्स ने, सुना होगा किन्स का। जॉन मेनार्ड किन्स एक बड़े अर्थशास्त्री होते उस टाइम पर, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पता है कहां पर है? कहां पर है? लंदन, है ना, इंग्लैंड में है। और कौन सा विश्वविद्यालय है? ऑक्सफोर्ड। दो विश्वविद्यालय बड़े हैं, मतलब जो लंदन में है। एक आपको इकोनॉमिक्स में एक विश्वविद्यालय और आपको पढ़ने में मिलेगा, वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वो कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमी जब पढ़ोगे तो उसमें ये तीन विश्वविद्यालय का बार बार आता रहता है, क्योंकि बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट थे ना वो इन्हीं तीनों विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे लगभग। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय वहां पर यूएसए में, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्होंने ये सारी चीजें देखी है। उन्होंने ये डिप्रेशन टाइम पर, हालांकि वो जो प्रोफेसर थे वो 1915 के लगभग थे, 15 में थे वो, तो 30 में डिप्रेशन आया, तो उससे पहले उनको अच्छा खासा नॉलेज था, ठीक है। तो वो फिर 1930 के डिप्रेशन के कारणों की खोज करते हैं और एक बुक लिखते हैं, ठीक है, जो 1936 में पब्लिश होती है। उस बुक का नाम क्या था, कोई बता सकता है? किन्स द्वारा लिखी हुई बुक का नाम, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये एक बड़ी अच्छी बुक लिखते हैं, वो 1936 में पब्लिश होती है। तो 1936 में भी ये डिप्रेशन काफी मतलब चरम पर रहता है, क्योंकि देखो 1929 में डिप्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, और 1939 तक ये चलता है, 1929 से 1939, 10 सालों तक डिप्रेशन में ही रहते हैं लगभग सारे देश। तो 1929 में स्टार्ट होता है ना, तो 1936 में जब ये उनकी बुक्स पब्लिश होती है तो वो काफी पॉपुलर होती है उनकी बुक्स, है ना, अमेरिका में वो। तो अमेरिका की गवर्नमेंट भी उस बुक्स में उन्होंने जो उससे डिप्रेशन को निपटने के लिए जो सुझाव दिए, उन सभी सुझाव को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करती है वहां की गवर्नमेंट, ठीक है, कि कैसे डिप्रेशन को खत्म किया जाए। तो उनकी जो मेन उन्होंने बात कही वो ये कही कि अगर डिप्रेशन आता है तो उस समय पर गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर करने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर करने चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, मार्केट से तो ठीक होगी नहीं ये चीजें, गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए, और गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, चाहे से वो प्रोडक्टिव हो चाहे से वो अनप्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो होते हैं जिससे उत्पादन होता है ना, देश का विकास होता है। अनप्रोडक्टिव होते हैं जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम देखें कि हमारे यहाँ पर मान लो कोई जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम चलती है,
स्कॉलरशिप वगैरह, ये एक तरह से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेज है ना, जिनसे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। और जैसे अपने नरेगा भी चलता है राजस्थान में, तो नरेगा को आप क्या मानोगे, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, है ना? ज्यादातर अनप्रोडक्टिव ही मान सकते हैं राजस्थान में तुम, क्योंकि देखो एक मिट्टी से इधर से उठा करके इधर रखने से कोई प्रोडक्शन नहीं होता है ना, कोई देश का विकास नहीं होता, वो एक पैसे देने का जरिया है। हालांकि कुछ जगह पर ये प्रोडक्टिव हो सकता है, तो प्रोडक्टिव करो चाहे अनप्रोडक्टिव करो, गवर्नमेंट को पैसा पब्लिक में बांटना चाहिए, है ना? पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, रोड्स बनानी चाहिए, ब्रिज बनाने चाहिए, है ना? कुछ भी करो, चाहे बिल्डिंगें बना दो, कुछ भी करो, पर पब्लिक में पैसा जाना चाहिए। पब्लिक में पैसा तब जाएगा ना, तभी क्या होगा, डिमांड होगी, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो लोगों के हाथों में पैसा दो, सरकार को तिजोरी खोलनी चाहिए। लोगों के पास में पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, वो बनाएगा तो उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो फिर लोगों को आय होगी, इनकम होगी, इनकम होगी तो फिर इस इनकम को भी क्या करते हैं, खर्च करेंगे, ठीक है। इनकम की दो ही चीजें हो सकती है इनकम से, एक सेविंग कर सकते हैं या फिर कंजम्पशन कर सकते हैं। आपके वो पैसा दे दिया तो आप सेविंग करोगे या फिर कंजम्पशन करोगे, कंजम्पशन करोगे तो इकोनॉमी चलने लगेगी, ठीक है, फिर से प्रोडक्शन होगा, है ना। और यदि सेविंग कर लिया तो वो सेविंग भी बाद में इन्वेस्टमेंट में बदल जाती है। उन्होंने दो कंजम्पशन फंक्शन भी दिए थे, एक इन्वेस्टमेंट फंक्शन और एक कंजम्पशन फंक्शन। तो सेविंग करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दी जाती है, उससे भी इकोनॉमी को फायदा होता है। ओके, तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए सरकार को, जिससे डिप्रेशन से बाहर निकल सके, ठीक है, ये उनकी विचारधारा थी केन्स की। तो यहां पर हमने देखा कि डिप्रेशन और एक प्रॉस्पेरिटी दो स्थितियां होती रहती है, ये बिजनेस साइकिल चलती रहती है, और सरकार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के द्वारा इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। दो तरह की पॉलिसी थी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। अभी मान लो कि अगर डिप्रेशन की सिचुएशन आ रही है तो सरकार क्या करेगी, लोगों के हाथों में पैसा देना है, ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी में तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, और मॉनेटरी पॉलिसी में भी ब्याज दरों को कम करेगी या बढ़ाएगी, बताओ। हाँ, लोगों के पास में पैसा नहीं है तो रेट को बढ़ाएगी ब्याज दरों को या कम करेगी, कम कर देगी, ठीक है। तभी देखो आप हमारे यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन लगती है कि बेरोजगारी वगैरह है, तो हमारे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है, उसमें वो सीआरआर को कम कर देता है, रेपो रेट को कम कर देता है ना, बैंक रेट को कम कर देती है, आती है ना, हर 3 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है आरबीआई, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसीलिए देखी जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक बैलेंस बना रहे, ऐसा नहीं कि हम कहीं डिप्रेशन में फंस जाए या फिर इन्फ्लेशन का हम शिकार हो जाए। तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी आती है हर 3 महीने में, और आरबीआई उसकी समीक्षा करता है और बैंक रेट में आवश्यकता अनुसार चेंजेस करता रहता है। तो यदि डिप्रेशन की सिचुएशन में जा रही है हमारी इकोनॉमी, लोग बेरोजगार हो रहे हैं मान लो, है ना, परचेजिंग पावर गिर रही है, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर दिया जाता है, ताकि लोग बैंकों से पैसा निकाल पाए, लोन ले पाए आसानी से, और जो बैंकों में जमा कर रखा है वो पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि ब्याज अब कम मिलेगा, तो आप क्या करोगे, पैसे को विड्रॉल कर लोगे, ठीक है, दूसरी जगह इन्वेस्ट करने की सोचोगे। तो इस समय क्या हो गया जाता है, डिप्रेशन में ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है, ठीक है, और इन्फ्लेशन होता है तो हाँ, है ना। तो हमने देखा है कि जब भी डिप्रेशन होगा, मार्केट की जो कंडीशंस होगी, यदि वो डिप्रेशन की सिचुएशन होगी, तो ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में कमी कर दी जाती है। अब यहाँ पर अगर कोई कंपनी डेट इश्यू करेगी तो वो भी उसको भी डेट की इंटरेस्ट रेट कम करनी पड़ेगी, है ना, या कहें कि डेट आसानी से इश्यू किए जा सकते हैं, क्योंकि ब्याज दर कम है, और डेट पे क्या लिया जाता है, ब्याज लेता है ना, डेट पे तो इंटरेस्ट लगता है। और यदि प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी इश्यू करेंगे तो वहां पर क्या देना होता है, डिविडेंड देना होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर डिप्रेशन है, ब्याज दर में कमी है, तो डेट इश्यू करना फायदे में रहेगा या इक्विटी इश्यू करना फायदे में रहेगा, डेट इश्यू करना। क्यों, डेट आसानी से इश्यू की जा सकती है, क्योंकि ब्याज दरों में कमी है, तो डेट इश्यू कर सकते हैं कम इंटरेस्ट रेट पर, हर कोई खरीद लेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, डेट इश्यू किया जा सकता है। और यदि इन्फ्लेशन की स्थिति है ना, मार्केट में तेजी है, तो उस समय क्या इश्यू किया जाएगा, इक्विटी इश्यू किया जा सकता है, क्योंकि डेट इश्यू करोगे तो वो महंगा पड़ेगा। तो मार्केट की कंडीशन कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, बोलो, कर रही है नहीं कर रही है। हाँ, आवाज आनी चाहिए, आवाज नहीं आती है। कि कैसी स्थिति रहेगी अगर डिप्रेशन है, इन्फ्लेशन है, तो वो मार्केट की जो भी कंडीशंस होगी वो किसी बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। तो अपना पॉइंट क्या था, कंडीशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, की कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या कंडीशंस है, वो डायरेक्टली कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगी। ओके, क्लियर। दूसरा पॉइंट है नेचर एंड काइंड ऑफ इन्वेस्टर। नेचर एंड काइंड ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि जो इन्वेस्टर होगी उसका किस तरह का नेचर होगा, है ना, और वो किस टाइप के होगी। देखो अब इन्वेस्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं। इन्वेस्टर यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। अब वो इन्वेस्टर, कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो हाईली रिस्क लेना चाहते हैं, और कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते बिल्कुल ही, भले ही उनको चाहे कम इंटरेस्ट रेट पे मिले पैसा, रिटर्न उन्हें कम मिल जाए, लेकिन वो रिस्क से बचना चाहते हैं, होते हैं इस तरह के कुछ। अब देखो जहां पर रिस्क है वहां पर रिटर्न भी है, रिस्क और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। जहां पर जोखिम है आपको, तो वहां पर समझो प्रॉफिट होने की संभावना भी उतनी ज्यादा है, ठीक है। रिस्क है तो रिटर्न है, ठीक है।
डर के आगे जीत है ना। तो अब एक आपको एग्जांपल दूं, देखो एक तो हो सकता है एफडी, मान लो आपके पास पैसे हैं, आप एक दो एफडी करवा दो। एफडी पे क्या कोई रिस्क होती है? बहुत कम, मिनिमम रिस्क होती है एफडी पे, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम मिलेगा, ठीक है। मान लो 7-8% एफडी पे मिल जाएगा, 7-8% इंटरेस्ट मिल जाता है एफडी पे, लेकिन रिस्क नहीं है, पैसा सिक्योर है आपका। क्या? एसआईपी, हाँ एसआईपी बहुत सारे हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। हाँ चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने कभी, अरे आवाज नहीं, आपने गांव में किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उस कन्यादान आता है ना कन्यादान, यहाँ पर भी आता होगा, कन्यादान करते हैं ना लड़की की शादी में, हमारे जयपुर में करते हैं कन्यादान। तो कन्यादान के पैसे आ गए, आप देख लेना कभी भी 90% कन्यादान के पैसे एफडी में जाते हैं, एफडी करवाते हैं उनकी, उन पैसों की, है ना। क्यों? क्योंकि ये धारणा रहती है कि यार कन्या के पैसे हैं, अगर कहीं डूब जाएंगे तो पाप लगेगा होता है ना। तो गांव के लोग क्या करते हैं, उस पैसे को एफडी करवा देते हैं, 90% एफडी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि एफडी में पैसा सिक्योर है, भले आपको 7% इंटरेस्ट मिले, लेकिन पैसा तो सिक्योर है। बैंकों पर तो विश्वास होता ही है सबको, बैंकों पर विश्वास होने का कारण भी है, बैंक कभी फेल नहीं होते हैं, ठीक है। इनको एक गारंटी होती है, जो अपन बैंकिंग में पढ़ेंगे, तो बैंक कभी फेल नहीं होते, बैंकों की सिक्योरिटी होती है आरबीआई के पास में। तो वहां पर क्या है, पैसा सिक्योर है। अब इंटरेस्ट कम मिल रहा है लेकिन पैसा सिक्योर है। एफडी क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसमें रिस्क है, कि रिस्क बिल्कुल कम है, रिस्क है ना, पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं है। तो भले इंटरेस्ट कम मिले लेकिन पैसा सिक्योर रहेगा। अब मान लो जनरली आप देखो 40-50 साल के या 50 से ऊपर के मान लो कोई व्यक्ति होता है ना, वो एफडी ही करवाता है। अगर उसको पैसे दे दो आप, वो जाके बैंक में एफडी करवा देगा, है ना। वो नहीं लगेगा ये एसआईपी आप बता रहे हो ना, एसआईपी तो आप जैसे लोग सजेशन करेंगे। मान लो अगर कोई शादी में बात चल रही है और वहां पर उन पैसों को जमा कराना है, तो वो एफडी के लिए कहेंगे, आप जैसे लोग जाके कहेंगे कि नहीं एफडी मत कराओ, इस पैसे का क्या कराओ, एसआईपी कराओ। एसआईपी फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन एसआईपी वहां पर नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो मंथली देना पड़ता है ना, उनके पास तो एक ही बार पैसा है, अब मंथली कहां से देगा वो, एसआईपी तो नहीं हो सकती इसमें। म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो एक बार आप, म्यूचुअल फंड तो जानते हो ना, एक ऐसा फंड जिसमें पैसे इकट्ठे कर लिए जाते हैं और काफी सारी सिक्योरिटीज में उसको इन्वेस्ट किया जाता है। तो किसी एक सिक्योरिटी में लॉस भी हो जाएगा तो दूसरे में प्रॉफिट हो जाता है, तो इससे क्या होता है, वो प्रॉफिट में रहता है ना, रिस्क को हम बांट देते हैं। तो आप जैसे कोई व्यक्ति चला जाए, वो कहेगा नहीं नहीं ये एफडी वेफडी तो सही नहीं है, ये तो गए गुजरे जमाने की बातें हैं, इसको तो किस में कराओ, म्यूचुअल फंड में डालो, अच्छा रिटर्न बढ़ेगा। सचिन तेंदुलकर भी कहता है कि म्यूचुअल फंड सही है, ठीक है? नहीं धोनी तो मैंने नहीं देखा है। तो म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड कराओ, ओके। म्यूचुअल फंड के लिए उसने बोल दिया, क्योंकि उस पर रिटर्न ज्यादा है, थोड़ी रिस्क भी है। फिर आपका ही कोई बड़ा भाई और चला जाएगा वहां पर, तो वो कहेगा कि नहीं म्यूचुअल फंड भी सही नहीं है, मुझे दो, मैं इससे भी ज्यादा रिटर्न दूंगा, लेकिन रिस्क और भी ज्यादा है। वो कहेगा कि नहीं म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, किस में करेगा, मुझे दो, मैं करूंगा इंट्राडे। इंट्राडे में और भी तगड़ा प्रॉफिट है ना। इंट्राडे करो, इंट्राडे में जैसे मान लो कि एफडी में होता है कि 7% है ना, तो आपका 7 साल में डबल हो जाएगा पैसा, 7 से 8 साल में, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में हो जाता है 4 से 5 साल में, 5 साल में हो जाता है लगभग म्यूचुअल फंड अच्छा है। तो इंट्राडे वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि मुझे दो, मैं 2 साल में डबल करके दूंगा, ठीक है। इंट्राडे का मतलब सुबह सिक्योरिटी खरीदी, 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट हुआ तो 3:30 बजे से पहले पहले बेच के चले जाओ, एग्जिट कर जाओ। तो वो कहेगा कि मैं इसको डबल 2 साल में कर दूंगा, तो वो और भी ज्यादा रिस्क ले रहा है ना वहां पर, ठीक है। फिर मान लो कोई 30 मार्क आ गया वहां पर, ठीक है, वो कहेगा कि नहीं ये तीनों ही बेकार है, ठीक है। कौन कौन से? एफडी और म्यूचुअल फंड, इंट्राडे। फिर कहेगा कि तुम क्या करने में हो, वो कहेगा कि हम करेंगे F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बहुत खतरनाक चीज है वो भी। हम F&O करेंगे तो रातों रात या तो पैसा डबल या फिर गया टाटा बाय बाय, है ना। तो सारा पैसा खत्म रातों रात। उसमें टाइम के अकॉर्डिंग वो चलता है थीटा, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम कम होता रहता है। तो या तो रातों रात पैसा डबल या फिर तुम्हारे कन्यादान के खत्म। फिर हाँ, तो फिर वो और भी उससे भी खतरनाक है F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा, है ना। तो एक तरह का जुआ है, एक तरह का, हाँ जुआ ही है। हालांकि जुआ भी उसको नहीं कह सकते। देखो जुए में क्या फर्क है, जुआ किसको बोलते हैं? जुआ वो बोलते हैं जिसमें फ्यूचर में क्या घटना घटित होगी उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते में, वो जुआ होता है, ठीक है। तो इसको 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं, जुआ बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखो पहले तो इसको बोलते क्यों है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी है, तो हम कह सकते हैं कि जुआ है, F&O नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूं नहीं भी है, क्यों? क्योंकि इसमें मार्केट जैसे कल बढ़ेगा या घटेगा, तो वो कल बढ़ेगा, उसके रीजन है, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा, उसके रीजन है।
हर एक घटना प्रभावित करती है, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको प्रभावित करती है। अगर कल मार्केट बढ़ रहा है तो उसका रीजन है, तो किसी चीज के पीछे अगर रीजन है तो फिर आप उसको जुआ नहीं कह सकते, वो रीजन आप पता लगा लो क्या रीजन है। हर एक घटना प्रभावित करती है। अगर मान लो आज डोनाल्ड ट्रंप ये कह दे कि हम भारत के साथ में अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत करेंगे, ठीक है, उन्होंने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दे दिया आज ही, मान लो भी 12 बजे, तो आप देखो तुरंत इमीडिएटली शेयर मार्केट बढ़ने लगेगा। उसके एक स्टेटमेंट से उसने कहा कि भारत के साथ हम व्यापारिक रिश्ते मजबूत करेंगे, यानी कि वो कुछ कोऑपरेशन करने वाले हैं, कुछ समझौते होंगे, है ना, तो उसका तुरंत शेयर मार्केट पर इफेक्ट दिखेगा। अगले दिन अगर वो मार्केट खत्म होने के बाद में अगर ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है तो नेक्स्ट डे मार्केट बढ़ेगा, बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। और उन कंपनियों के शेयर्स बढ़ेंगे जो अमेरिका से डीलिंग रख रही है, डायरेक्ट उनका लिंक है। जैसे मान लो इन्फोसिस है, अब इन्फोसिस ग्लोबल कंपनी एक तरह से, ठीक है, अमेरिका में भी उसके हैं बिजनेस पॉइंट, तो उसके शेयर बढ़ेंगे, कंफर्म है, इन्फोसिस के बढ़ेंगे, टीसीएस के बढ़ जाएंगे, एचडीएफसी बैंक के शेयर बढ़ेंगे, उनके भी वहां पर बिजनेस है, एसबीआई बैंक के शेयर बढ़ेंगे, एसबीआई की यूएसए में ब्रांचेज है तो उनके शेयर बढ़ेंगे। और वो अगर इसके उल्टा स्टेटमेंट बोल के चला जाए तो गिर जाएंगे शेयर मार्केट। तो प्रिडिक्शन हो रही है ना, तो कोई भी मार्केट बढ़ रहा है, कल बढ़ेगा घटेगा, उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है, न्यूज बेस्ड चलता है, ऐसे नहीं चलता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो सट्टा नहीं है। आप पूरा एनालिसिस करो, हर एक एक्टिविटी पे नजर रखो, पूरे विश्व में क्या क्या घटनाएं हो रही है, कौन क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा है, सी जिनपिंग क्या बोल रहा है, सारी चीज ध्यान रखो। आप मार्केट का अच्छा अनुभव कर सकते हो, तो आप मार्केट में फिर सक्सेस हो सकते हो। तो हम जुआ नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक दृष्टिकोण से मैं इसको जुआ कह भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इसको ऑपरेटर चलाते हैं, ऑपरेटर होते हैं ना, वो इसको चलाते हैं, वो चाहे तो अपनी मनमर्जी से गिरा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं मार्केट को। अब जैसे कल मार्केट बढ़ने वाला है, मान लो न्यूज आ गई, अच्छी न्यूज है, बढ़ेगा, लेकिन ऑपरेटर ने सारों ने बातचीत कर ली कि कल इसको गिराना है, साले कैसे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग इसको खरीदेंगे। ओपन मार्केट होता है ना 9 से 9:15, तो उसमें सिक्योरिटीज को खरीदेंगे, तो सिक्योरिटीज को खरीदने अपन को गिराना ही है, मार्केट तो कंडीशन तो बढ़ना है, तो लोगों जो अपने आम जैसे पब्लिक है वो क्या करेंगे भाई, सिक्योरिटी खरीदेंगे, भाई बढ़ेगा मार्केट, लेकिन अपन को उनको लॉस में फंसाना, उसको बोलते हैं ट्रैपिंग है ना, वो ट्रैपिंग करवाना है। तो वो क्या करेंगे, जानबूझ करके 9:15 पे जैसे मार्केट ओपन होगा वो सारी सिक्योरिटीज को एक साथ बेचना स्टार्ट कर देंगे। अब ऑपरेटर कौन होते हैं वो भी समझो, ऑपरेटर वो होते हैं जिनके पास में खूब पैसा है, खूब पैसा है, वो ऑपरेटर है ना। अब उन ऑपरेटर्स ने बात कर ली, मान लो कि 10 लोग हैं, उन्होंने उनके पास में अरबों रुपए हैं और मार्केट में डाल रखा है पैसे, उन्होंने कह दिया कि सुबह 9:15 बजते ही खुलते ही मार्केट को अपन को तो बेचना है, मार्केट बढ़ेगा लेकिन अपन को बेचना है। अब मार्केट कैसे चलता है, डिमांड और सप्लाई के द्वारा, ठीक है, दो प्रोसेस होती है मार्केट को चलाने वाली, एक डिमांड एक सप्लाई, उनके द्वारा चलता है। अब 9:15 बजे खुला और उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया, तो बेच रहा है तो सेल हो रही है, सेल हो रही तो मार्केट डाउन होगा बढ़ेगा, डाउन होगा। किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तब उसके प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में अपन ने पढ़ा है कि किसी भी वस्तु की डिमांड होगी तो वो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे तो सेल हो रही है, तो बताओ क्या होगा, प्राइस गिरेंगे नहीं गिरेंगे। तो एक साथ उन्होंने तय कर लिया कि मार्केट को गिराना है, तो 9:15 बजे जैसे मार्केट किया, उन्होंने धड़ाम धड़ाम सेल करना स्टार्ट कर दी एक साथ, तो अरबों रुपए की सेल हो रही है मार्केट में, तो मार्केट बढ़ने के बजाय गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटर्स गिरा रहे, ऑपरेटर्स के मन में क्या है कि कल उनको बढ़ाना है घटाना है, उसका आपको पता है क्या, नहीं पता है ना, तो ये हो गया जुआ, जिसकी प्रेडिक्शन अपन नहीं कर सकते, तो एक तरह से जुआ हो गया ना। अब मार्केट ऑपरेटर्स गिराएंगे बढ़ाएंगे, उनका तो अपन पता नहीं कर सकते ना, अपन तो न्यूज के बेस पे चल सकते हैं। तो कभी कभार होता है कि मार्केट अपन सोचते हैं बढ़ेगा लेकिन अगले दिन मार्केट गिर जाता है, ठीक है, ये रीजंस होता है। तो हम कह भी सकते हैं कि जुआ है भी नहीं भी है, ठीक है, लेकिन नहीं करना चाहिए। मेरी सजेशन यही रहेगी आपको कि इस शेयर मार्केट से जितना बचोगे उतना ही ठीक रहेगा। शेयर मार्केट भले ही करो, लेकिन F&O मत करना कभी भी फ्यूचर में, है ना, भविष्य में फ्यूचर एंड ऑप्शंस कभी मत करना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि जुआ होता है, और जुए में देखो, जुए में तो बड़े बड़े सम्राटों के वो क्या बोलते हैं राज्य चले गए, ठीक है, हस्तिनापुर जानते हो, हस्तिनापुर जुआ में ही हारे थे वो, है ना, पांडव और कौरव थे, है शतरंज में, वो था ना शकुनी, शकुनी दुर्योधन का मामा, वो एक नंबर का जुआरी था, ठीक है, तो जुए में जुआ खेलते हैं और जुए में ही हारते हैं, वो पूरा हस्तिनापुर का राज चला जाता है, यहाँ तक कि पत्नी को भी दाव पे लगा देते हैं। हाँ वो जुआई तो है, उसमें कोई प्रिडिक्शन थोड़ी हो सकती है कि क्या आएगा, नहीं पता है ना, नहीं, वो जुआरी एक नंबर का। तो द्रौपदी को भी दाव पे लगाते थे, द्रौपदी को भी हार जाते हैं, तो देख लो इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जुए में, जुआ खेलने से, ठीक है, यही पता नहीं है कि अपन कर क्या रहे हैं, पूरा साम्राज्य चला गया, द्रौपदी पहले 5 थे उनके 1 थी, उसको भी लगा दिया दाव पर की, ले भाई ठीक है, तो इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, F&O कभी मत करना। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊं, अभी, अरे आवाज नहीं,
एक सेबी की रिपोर्ट आई है अभी रिसेंट में। सेबी की रिपोर्ट में सेबी ने क्या कहा पता है? सेबी ने ये कहा है कि जो एफ&ओ ट्रेडर्स होते हैं उसमें से 93% लोग लॉस में रहते हैं। 93% होते हैं लॉस में, और प्रॉफिट कितने को होता है? सिर्फ 7% लोगों को प्रॉफिट होता है। और 2022 से 2024 के बीच में, 2 सालों में, 2022 से 2024 के बीच में एफ&ओ ट्रेडर्स ने कितने का लॉस किया है पता है? आप कल्पना नहीं कर सकते। लाख करोड़ नहीं, बहुत ज्यादा है। आपके कैलकुलेटर में फीड नहीं होगा। कैलकुलेटर कितने डिजिट का आता है? बड़ा वाला 12 डिजिट का आता है ना, 14 क्या है ना, उसमें तो फीड हो सकता है फिर, ठीक है। 13 डिजिट, यानी कि 1.8 लाख करोड़ का नुकसान हो गया एफ&ओ ट्रेडर्स ने दो साल के अंदर। 1.8 करोड़, 1.8 लाख करोड़। एक 1.8 लाख करोड़ को लिख सकते हो क्या आप? पता है लाख में 5 जीरो होती है और करोड़ में 7 जीरो होती है। 12 जीरो हो गई। अब एक पॉइंट है तो एक जीरो को हटा दो, 11 जीरो लगा दो। 18 है ना, इसके 11 जीरो लगा दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना पैसा, इतना पैसे का लॉस हो गया एफ&ओ ट्रेडर्स ने 2 साल में। अभी रिसेंट थोड़े दिनों पहले आई है सेबी की रिपोर्ट। 1.8 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। 1 लाख करोड़ को 1 ट्रिलियन बोलते हैं, तो 1.8 लाख हो गया, देख लो। 1.8 ट्रिलियन करोड़ की मतलब क्या बोलेंगे इसको, इतना रुपया का नुकसान हो चुका है एफ&ओ ट्रेडर्स में, ठीक है। फिर भी लोग है ना एफ&ओ ही करते हैं, तो एफ&ओ कभी मत करना, ठीक है। क्या फीड हो रहा है? क्या फीड हो जाएगा क्या? 18 के बाद में 11 जीरो फीड करो, देखें हो गया। ठीक है, तो चलो थोड़ी सी पढ़ाई के अलावा और भी बातें कर लेते हैं। एक तो क्या है, मैंने आपको एक सजेशन दे रहा हूँ आपको, ये बात आ गई तब बता रहा हूँ कि एक फ्यूचर लाइफ में कभी भी एफ&ओ मत करना, ठीक है। इंट्राडे कर लेना कभी, वो भी तब करना जब 2-3 महीने पहले पेपर ट्रेडिंग कर लो। पेपर ट्रेडिंग पता है, पेपर पे ही करना कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है, कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा है, उसी में आपको अनुमान हो जाएगा, ठीक है। वो भी करना चाहो, आपकी इच्छा ही हो ज्यादा तो, वरना मत करना, ठीक है। तो एक तो ये मत करना कभी भी, क्या, एफ&ओ। दूसरी सजेशन क्या है? दूसरी सजेशन है कि गेम मत खेलना। कौन से? कौन से गेम? ये गेम नहीं, फिजिकल गेम वाले तो खेलना, कहीं तो क्रिकेट खेलना छोड़ दो, बैडमिंटन छोड़ दो, ये तो खेलना है, लेकिन वो गेम जिसमें जुआ है, वो भी एक जुए का प्रकृति है। जैसे आता है 1 रुपए लूडो में लगा के करोड़ों रुपए जीतो, है ना, वो कभी मत खेलना। ड्रीम 11 में 49 रुपए लगाओ, टीम बनाओ, लाखों करोड़ों के आकर्षक इनाम पाओ, वो कभी मत खेलना। क्योंकि आप बताओ, आपकी नजर में कोई है 49 रुपए में जिसने करोड़ों रुपए जीत लिए हो? कोटा में बता दो मुझे, कोई है तो। वाले पे एड पे आता है, पता क्या है? 1 रुपए लगाओ, लूडो खेलो, करोड़ों जीतो। फिर वो कहते हैं यहाँ पर 17 करोड़ वेरीफाई यूजर है, ये भी बोलता है ना, 17 करोड़ वेरीफाई यूजर, 17 करोड़ खेलने वाले हैं। अब सोचिए आप एक बार, एक व्यक्ति ने 1 रुपए दिया उनको, तो 17 करोड़ ने कितने रुपए दे दिए? 17 करोड़ रुपए दे दिए। अब उसकी पॉकेट में 17 करोड़ आ गए, उसको 1 करोड़ देने में क्या जा रहा है? वो 1 करोड़ किसी को दे देगा, ठीक है। 16 करोड़ तो जेब में रख लिए, तो दे रहा है, कंफर्म है, हाँ देता है, सही बात है, लेकिन वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 16 करोड़। और 17 करोड़ भारत के जो यूथ है उसको उसने बर्बाद कर दिया। नहीं कर दिया कि गेमिंग की लत में, वो तो उनको 1 रुपए लगाना है, आपको करोड़ों मिल जाएंगे, तो लालच दे दिया करोड़ों रुपए का। सिर्फ 1 रुपए में जाता भी क्या हमारा, लेकिन ये नहीं सोचते हमारा टाइम कितना वेस्ट हो रहा है उसमें। तो गेमिंग की लत बहुत बुरी होती है, एडिक्शन हो जाता है इसका भी। तो ये गेम फिजिकल गेम खेलो, बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, लेकिन जिसमें पैसा लग रहा है और क्या उसके परिणाम आएंगे उसमें अनसर्टेनिटी है, वो कभी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक विंजो आता है, विंजो भी आता है, महेंद्र सिंह धोनी करता है उसका तो ऐड, है ना, विंजो का महेंद्र सिंह धोनी कहता है कि ये विंजो खेलो, करोड़ों रुपए जीतो। सही नहीं है वो, या आप सही मानते हो वो ऐड सही है? इस तरह एक बड़े क्रिकेटर को इस तरह का ऐड देना भी ठीक नहीं मानता मैं तो, क्योंकि हमारे भारत का युवा को वो बर्स्ट कर रहे हैं एक तरह से गेमिंग की लत लगा करके। ठीक है, वो एक और ऐड करता है कैस्ट्रॉल का, कैस्ट्रॉल के लिए करता है, वो ठीक है, कैस्ट्रॉल ऑयल का वो गाड़ी में डालो, वो ठीक है, वो बढ़िया हम डालेंगे, लेकिन इस तरह का ऐड करना तो ठीक नहीं है। गेमिंग का ऐड करना बिल्कुल सही नहीं है हमारा भारत के। तो ये एक तरह का नशा है, इस नशे से भी बचना है, ठीक है। 2 तरह के मैंने आपको नशे बता दिए, इनसे हमेशा बचना है। एक तो गेम का, 4 तरह के में से 4 बताने वाला हूं मैं, 2 तो बता दिए, 2 और बताऊं, आपको तो नहीं पढ़ाएं वापस, बताओ, बता दूं 2 और, ठीक है। एक नशा तो गेमिंग का, ठीक है, ये नहीं करना। एक एफ&ओ मत करना, वो भी नशा है। तीसरा नशा है दारू का नशा, है ना, वाइन शराब का, वो भी कभी मत करना। उसमें भी आदमी को कोई होश नहीं रहता है क्या करना, उसे कुछ भी नहीं पता रहता है ना।
शराब का नशा भी ऐसा होता है, जब शराबी एक शराबी होता है ना, उसके परिवार की स्थिति देखो आप क्या होती है, उसके बीवी बच्चे को लिए खाना नहीं होता, लेकिन वो दारू उसको चाहिए। चाहे एक तरफ उसको रुपए दे दो 100 रुपए की, एक तरफ तो ये दारू का अद्दा ले ले तू, एक तरफ इसके लिए रोटी ले ले बीवी बच्चों के लिए, तो वो दारू ही लेगा, भले ही वो मरे जिए कोई मतलब नहीं, उसको दारू लेगा। तो इतना इतना एडिक्शन होता है, तो इस चीज से हमेशा दूर रहना है। ठीक है, तो ये अब देखो, आपने रील्स में देखा होगा, कई लोग शराब पी के नाली में पड़े हैं, कीचड़ में पड़े हैं, कुत्ता उसको चाट रहा है, उसको कुछ और ही लग रहा है। ठीक है इतना नशा है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, परिवार घर बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, ये नशा भी बहुत बुरा है। और चौथा नशा किसका है? प्यार का नशा। ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए देखो बर्बाद होना चाहते, ये भी ऐसा ही है, इसमें भी व्यक्ति को पता नहीं रहता कि मुझे क्या करना है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है वो भी। देखो दो चीजें होती है, एक तो ये है कि अगर मान लो प्यार कर लिया आपने किसी से और उसने आपको ठुकरा दिया, ठीक है, छोड़ के चला दिया ब्रेक, तो दो चीजें होती है व्यक्ति की, लड़की तो फिर भी जल्दी से भूल जाती है, लड़के नहीं भूल पाते हैं। अरे सुनो, या तो है ना वो तेरे नाम बन जाएगा, आशिक बन जाएगा, है ना, या फिर वो उसके आएगी प्रतिशोध की भावना, कम बैक करेगा खतरनाक तरीके से। ठीक है, तो यदि तेरे नाम बन गया तो बर्बाद है जिंदगी। ठीक है, कुछ नहीं कर पाएगा वो, न उसको होश है, न मतलब क्या कपड़े पहनना है, खाना पीना है, क्या करना है, पढ़ाई करना, कुछ नहीं पता, दुनियादारी से कट होता है। ठीक है, या फिर अगर दूसरा, कई लड़के होते हैं जिनमें होती है प्रतिशोध की भावना, कैसे ठुकरा दी मेरे को, तो वो करते हैं कम बैक। ठीक है, खतरनाक तरीके से, या तो बड़ा कुछ वो बड़ा ही करते हैं, फिर कई ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, तो वो सक्सेस भी होते हैं ट्रेडिंग में। मैंने देखा है एकदम बहुत अच्छा कर लेता है ट्रेडिंग में, फिर वो कई बढ़िया पढ़ाई करने लग जाएंगे, आईएएस वगैरह बन जाएंगे। वो एक पिक्चर है ना, क्या है, शादी में जरूर आना, है ना, उसमें वो क्या करता है, वो लड़की होती है, वो उसको बीच फेरों में उठ के चली जाती है ना, राजकुमार राव है ना, हाँ, उसमें, लेकिन उसमें उसका नाम कुछ और ही होता है, सत, सतेंद्र, सत्तू सत्तू सत्तू। तो वो सत्तू क्या करता है, उसके उसके प्रतिशोध की अग्नि लगती है, और वो क्या करता है, तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, आईएएस बन जाता है फिर वो। ठीक है, आईएएस बन करके उसके फिर घर जाता है, वो जो भी करता है, तो वो प्रतिशोध की भावना होती है। तो इस तरह अगर आपके प्रतिशोध की भावना वाले व्यक्ति हो ना आप, तब तो करो फिर, ठीक है, कुछ बढ़िया करोगे लाइफ में, है ना। लेकिन अगर तेरे नाम बढ़ने वाले हो ना, तो मत ही करना, फिर दूर रहना इससे। ठीक है, फिर बाद में कुछ हासिल कर लोगे ना, तो फिर वो क्या जाता है, बदला लेने के लिए जाता है। ठीक है, तो बदला नहीं लेना चाहिए वैसे। ठीक है, जो भी है उसकी भी कोई सिचुएशन रही होगी। ठीक है, एक 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 लाइन याद आएगी, कहूंगा यहाँ पर कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, आती नहीं लाइन कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह माफ कर देना चाहिए। ठीक है, कर दोगे माफ? थोड़ी आवाज नहीं आ रही, कर दोगे? हाँ, बोल तो ऐसे रहो जी सारे आईएएस बन के बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी नहीं करना चाहिए। देखो वैसे मैं इस चौथे पॉइंट पर थोड़ा सा न्यूट्रल सा हूँ। अगर अच्छा हो, कोई प्यार कर सकते हो, बुराई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्यार किया था, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ में कर्म जरूरी है। आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार के, आपको जो आगे का रास्ता दिखाए, आपके कैरियर की चिंता करे, उसके साथ में कर सकते हो आप प्यार, क्योंकि भगवान कृष्ण प्यार करते हैं, लेकिन वो कर्म को प्रधानता रखते हैं। ठीक है, वो अपने जो वृंदावन होता है उसको छोड़ करके मथुरा आते हैं, क्योंकि मथुरा उनकी कर्म भूमि होती है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसी में उलझे रहते हैं, वो एक टाइम होता है तो उसको छोड़ देते हैं। देखा होगा आपने श्री कृष्णा में, वो छोड़ते हैं, वो यही कहते हैं कि मुझे कर्म जरूरी है, मेरा जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो जरूरी है। तो वो फिर लास्ट में वो राधा होती है, वही उनको अनुमति देती है कि आप जाइए अपना कर्म कीजिए, तो वो अपना सारा कर्म करते हैं। ठीक है, तो हमें उनके जीवन से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि वो कर सकते हैं, हम प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उससे हम नहीं भटके, हमारा जो कर्म है ना वो प्रधानता होनी चाहिए, कर्म प्रधानता पहले है, बाद में ये चीजें हैं। ठीक है, तो इन चारों चीजों से बचना जहां तक हो, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, मेरा सजेशन था आपको। ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इश्यू। दो पॉइंट हमने देख लिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहे थे। पहला तो था कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कि मार्केट की कंडीशन क्या होगी। उसके बाद में दूसरा पॉइंट था नेचर एंड काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की क्या प्रकृति होगी। इन्वेस्टर्स यदि हाईली रिस्क वाले हो है तो वो डेट इश्यू कर सकते हैं, क्योंकि डेट में क्या होती है, इंटरेस्ट की कॉस्ट आती है, और इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको पे करनी ही होगी, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वहां पर रिस्क ज्यादा रहती है। ठीक है,
नहीं, हाई रिस्क बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके लिए इक्विटी ठीक है, ठीक है, इक्विटी में रिस्क भी है, रिटर्न आपका ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हम कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर दे दे, कंपनी के दृष्टिकोण से डेट हाईली रिस्की है, क्योंकि कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा, इधर आप पेमेंट लेने वाले हो, ठीक है, तो फर्क है यहाँ पर। तो कंपनी के हिसाब से डेट है ना वो रिस्की रहता है, क्योंकि डेट में आपको फिक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अब बिजनेस अगर नहीं चला, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में पेमेंट कहां से किया जाएगा, ठीक है। इक्विटी है तो कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टर का किस टाइप का होगा इन्वेस्टर, उसकी नेचर क्या होगी, उसकी टाइप्स क्या होगी, वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इश्यू, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इश्यू। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इश्यू, पूंजी की निर्गमन की लागत। अब देखो ये तो अपने पढ़ लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लिया कि हर एक जो भी सोर्स है कैपिटल के, उसकी हर एक कॉस्ट होती है, स्पेसिफाइड कॉस्ट होती है। डेट की अलग कॉस्ट आती है, इक्विटी की अलग कॉस्ट है, प्रेफरेंस शेयर की अलग कॉस्ट आती है, तो हर की अलग अलग कॉस्ट आ रही है। तो हमें उस कैपिटल स्ट्रक्चर, उस कैपिटल वहां से कैपिटल लेनी चाहिए जहां पर हमें कम कॉस्ट आए, यानी कि इनकी अलग अलग कॉस्ट आ रही है, तो ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। क्योंकि अगर किसी भी टाइप की सिक्योरिटी में अगर ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो कंपनी उसको इश्यू नहीं करेगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इफेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद में है प्रिविलिंग स्टेटस एंड रूल्स, यानी कि प्रचलित विधान और नियम। उस समय देश में किस तरह के रूल्स बने हुए हैं, वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे। जैसे मान लो कि मोदी जी शाम को 9 बजे आते हैं और कह देते हैं कि कल से जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 40% हो जाएगी, ठीक है। अभी कितनी है, अभी लगभग 25 के लगभग है, ठीक है। तो 40% उन्होंने टैक्स डिक्लेयर कर दी। अब कोई कंपनी अगर नया इश्यू कर रही है तो वो डेट इश्यू करेगी, क्योंकि डेट पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है ना, वो टैक्स से पहले डिडक्ट हो जाता है। तो अब टैक्स हमारी लाइबिलिटी कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि टैक्स रेट ज्यादा है, तो हर कंपनी चाहेगी कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कम से कम आए, और वो तभी कमाएगी जब डेट का पेमेंट, डेट में इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। डेट के रूप इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, इक्विटी में क्या होता है, डिविडेंड होता है। अब डिविडेंड तो टैक्स के बाद में पे करना होता है, इंटरेस्ट पहले ही डिडक्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर डेट इश्यू करना फायदे में रहता है, क्योंकि डेट की जो कॉस्ट आएगी, उसके अलावा डेट में जो पेमेंट होगा इंटरेस्ट का, वो टैक्स लाइबिलिटी को कम कर देगा, ठीक है ना। वो एक्सपेंसेज है और टैक्स से पहले डिडक्ट हो जाता है। तो अब इंटरेस्ट का ज्यादा पेमेंट करोगे आप, यानी कि आपके खर्चे बढ़ गए, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक कम हो गया, और प्रॉफिट कम हो गया तो आपका टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर उस समय क्या रूल्स चल रहे हैं, वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे, 4 ही है मेन इसमें। एक देखा हमने कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, एक हमने देख लिया नेचर एंड काइंड ऑफ इन्वेस्टर, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और प्रिविलिंग स्टेटस एंड रूल्स, जो भी उस समय के विधान या नियम वगैरह है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। तो हमने कुछ इंटरनल फैक्टर्स देखे और कुछ हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि फिर कैपिटल स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए, है ना, क्योंकि हर के किसी में कोज एंड वो है। तो इसके एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो होगा, उसके क्या क्या एसेंशियल्स होंगे, है ना, उसमें क्या मेरिट्स होंगे, वो हम देखेंगे। एसेंशियल्स ऑफ एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, एक संस्था के लिए जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ एन कैपिटल, क्या क्या गुण होने चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। पहला तो है सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का गुण होना चाहिए। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है कि ज्यादा टाइप्स की सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, 2 या 3 तरह की सिक्योरिटीज होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा टाइप्स की सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि शुरू में जब बिजनेस स्टार्ट किया जाए तब डेट का प्रयोग न करके इक्विटी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, बिजनेस हमारा चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर डेट इश्यू कर देंगे तो उसकी तो फिक्स कॉस्ट आएगी, तो फिक्स कॉस्ट अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो शुरुआती वर्ष में, तो उससे रिस्क रहती है, ठीक है। तो वहां पर इक्विटी इश्यू किए जाने चाहिए। फिर जैसे जैसे बिजनेस अच्छा चलने लगे तो फिर डेट का प्रयोग किया जा सकता है। तो बिजनेस में क्या होनी चाहिए, बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर में सिंप्लिसिटी होनी चाहिए पहला तो। दूसरा जो एसेंशियल्स है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि कैपिटल को कम या ज्यादा किया जा सकता है, जब जरूरत हो तब कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है, जब जरूरत नहीं है तो कैपिटल को कम किया जा सकता है। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है वो डेट के केस में ही हो सकता है। देखो डेट होता है ना, डेट का पेमेंट किया जा सकता है। मान लो आपने बिजनेस के लिए लोन ले लिया, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आप लोन का पेमेंट कर दो वापस, ठीक है, पेमेंट कर दो वापस कर सकते हो। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण है,
लेकिन इक्विटी में है क्या ऐसा? नहीं है। इक्विटी में आपने किसी को ओनर बना रखा है कैपिटल, या पार्टनरशिप मान लो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है मान लो, या मान लो अच्छा चल गया, अब आप चाहते हो कि मेरा ही हो जाए ये बिजनेस, उसको बाहर निकाल, तो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, वो भी ओनर है, वो कह देगा तू निकल जा, मैं नहीं निकल रहा, ठीक है। तो इक्विटी का पेमेंट कभी नहीं होता है, नहीं होता है ना, बिजनेस जब खत्म होगा तभी इक्विटी का पैसा मिलेगा। तो इसमें इक्विटी में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण नहीं है, ठीक है, इसलिए डेट में है, इक्विटी में नहीं है। तो अब आप कहोगे कि सर फिर डेट इश्यू करना चाहिए, है ना, डेट का चार्ज पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन डेट में एक समस्या है, डेट इश्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर अनसर्टेनिटी है बिजनेस में, लॉसेस हो गया तो फिर तो दिक्कत है, लॉस हो गया तो फिर पेमेंट कहां से करोगे इंटरेस्ट का? तो ऐसी स्थिति में फिर इक्विटी इश्यू करना चाहिए, ठीक है। तो सबके कॉज और बेनिफिट्स है, एक है ना, कमियां, इसमें कुछ कमी है, उसमें दूसरी कमी है, तो इसीलिए एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए कि डेट भी होना चाहिए और इक्विटी भी होना चाहिए। मान लो कि डेट और इक्विटी दोनों है, मान लो 15 लाख रुपए की आपको आवश्यकता है, 10 लाख रुपए आपने इक्विटी से इश्यू कर लिए, 5 लाख रुपए आपने डेट इश्यू कर दिए। अब आपका बिजनेस नहीं चला तो डेट का पेमेंट कर दो, ठीक है, 10 लाख कम हो गई आपकी कैपिटल, तो वो फायदा हो जाएगा उससे। और यदि बिजनेस में मान लो लॉसेस हो रहे हैं तो सिर्फ आपको 5 लाख जितना ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, 10 लाख का तो इक्विटी है, उनको तो लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो देना होगा, नहीं तो कुछ नहीं देना, ठीक है। तो इसमें दोनों फायदे हो गए ना, इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्ट किया था चैप्टर तो बताया था कि हम एक सिक्योरिटी इश्यू नहीं कर सकते हैं, 2-3 तरह की सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि फायदा रहता है, रिस्क हमारा कम हो जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस को, हाँ हाँ, प्रेफरेंस भी तो दो तरह के होते हैं, रिडेम्बल प्रेफरेंस भी, एक तो होता है संचय क्यूमुलेटिव होता है, एक असंचय होता है, दो तरह। संचय होता है, उसमें क्या होता है कि आपका प्रॉफिट है ना, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पिछले वर्षों का भी उसको पेमेंट करना होगा, और यदि अनक्यूमुलेटिव है तो वहां पर प्रॉफिट होगा तभी देना होगा, वहां पर अगर लॉस हो गया तो वहां पर उसको देने की जरूरत नहीं होती, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर आप पूरी तरह इक्विटी कैपिटल रेज कर दोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा गुण होना चाहिए। तीसरा इसमें जो गुण है वो है फुल यूटिलाइजेशन, थर्ड है फुल यूटिलाइजेशन। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पूर्ण उपयोग। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब कि आपने जो कैपिटल रेज की है मार्केट से उसका पूरा उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 लाख रुपए ले लिए और बिजनेस में 8 लाख रुपए लगाए, 2 लाख रुपए पड़े हैं, तो वो पड़ेगा तो ब्याज देना पड़ेगा ना उसका, तो अगर डेट लिया है तो फंड आपके पास अनयूटिलाइज नहीं होना चाहिए। बिजनेस की जितने की आवश्यकता है उतनी ही कैपिटल ली जानी चाहिए, ठीक है, अनयूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर बिजनेस में मान लो 10 लाख रुपए की जरूरत है, आपने अगर 12 लाख रुपए ले लिया, तो वो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए ना, वो अनयूटिलाइज रहेंगे, और इसको हम बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। दो चीजें होती है, एक ओवर कैपिटलाइजेशन और एक अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर ओवर कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक पूंजी, अधिक कैपिटल। और एक अंडर कैपिटलाइजेशन, आवश्यकता से कम कैपिटल। 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी और आपने सिर्फ मार्केट से 8 लाख रुपए लिए, तो अभी भी आपके पास में गुंजाइश है कि 2 लाख रुपए अगर और आते तो आप बिजनेस को और अच्छा चला सकते थे। तो वो हो गया अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल ज्यादा है आपके बिजनेस में, उतने की जरूरत नहीं है, तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन की स्थितियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम कहलाएगा, ठीक है। अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पर होना चाहिए। चौथा गुण क्या है इसमें? एडिक्वेट लिक्विडिटी, एडिक्वेट लिक्विडिटी, पर्याप्त तरलता। ऐसा नहीं कि बिजनेस में जो पैसा लिया है कैपिटल, वो सारा का सारा आपने लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट कर दिया और शॉर्ट टर्म रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बेचे, ठीक है, या क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तो होती है, बिजनेस की डे टू डे एक्सपेंसेज होती है, उनके लिए भी पैसा होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल मानते हैं अपन उसको, तो वो पैसा भी रहना चाहिए। यानी कि पर्याप्त तरलता का मतलब है कि कैश कंपनी के पास में होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। कैश में हम कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को काउंट करते हैं। कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या होती है? इनका आप आसानी से पेमेंट कर सकते हो। केस का पेमेंट तुरंत हो जाएगा, बैंक का हो जाएगा, और मार्केटेबल सिक्योरिटी वो होती है जो मार्केट में तुरंत बिक जाती है, तुरंत बिकी, केस आ गया, पेमेंट कर दो। तो इन तीन चीजों को अपन क्या बोलते हैं? केस इक्विवेलेंट मानते हैं, ठीक है, केस इक्विवेलेंट। तो केस इक्विवेलेंट भी इसमें होना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद में है मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिस्क। पांचवा है मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिस्क।
मिनिमम कॉस्ट है कि आपकी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए। ये चल रहा है ना वीडियो, तो बंद तो नहीं हुआ। मिनिमम कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने देखा कि सब सोर्स की अलग अलग कॉस्ट होती थी, तो जिसकी सबसे कम कॉस्ट आएगी उसी का हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, कॉस्ट कम आनी चाहिए। और उसके बाद मिनिमम रिस्क, रिस्क कम से कम होनी चाहिए। अब जैसे डेट इश्यू कर दिया तो वहाँ पर ज़्यादा रिस्क रहती है, इक्विटी में कम रिस्क रहती है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जिसमें हमारी रिस्क भी कम हो और कॉस्ट भी हमारी कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है मैक्सिमम कंट्रोल और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। मैक्सिमम कंट्रोल, अब देखो कंट्रोल किसके संबंध में ज्यादा होता है, आप डेट इश्यू करोगे तो आपके पास ज्यादा कंट्रोल रहेगा बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि आप ही ओनर हो बिजनेस के, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम रहेंगे उतना ही कंट्रोल ज्यादा रहेगा। ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा इश्यू कर दिए जाएंगे तो वहां पर कंट्रोल कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर है मैक्सिमम मैक्सिमम कंट्रोल और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट है वो है एज पर लीगल एजम्पशंस। हाँ बताता हूँ अभी। देखो ये एसेंशियल्स है, ये गुण है, जरूरी नहीं है कि सर्वगुण संपन्न हो, है ना। ये गुण है कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए, सारी नहीं होती है कभी भी, है, सारी तभी नहीं होती है। कभी कोई लड़की देखने जाते हो तो वो पहले से तय करता है ना कि ये चीजें होनी चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शान शकल में अच्छा होना चाहिए, है ना, अच्छा बोलता हो, व्यवहार अच्छा हो। लेकिन क्या किसी को मिलते हैं क्या ये सारे गुण? नहीं मिलते हैं। उसने एक पहले से तय कर लिया कि एक अच्छा लड़का, अच्छा वर वो होगा जिसमें ये चीजें होगी, ठीक है, सारी चीजें होती है ना, सब चीजें, गुटखा वगैरह नहीं खाता हो, है ना। तो ये चीजें सिलेक्ट कर ली आपने, एक बना ली लिस्ट की ये चीजें होनी चाहिए। अब क्या जरूरी है क्या वो सारी चीजें हो इसमें? नहीं होती है ना। तो ये ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है कि एक बिजनेस में, कि एक बिजनेस में जो कैपिटल होगी उसमें ये एसेंशियल्स होने चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है सारे एसेंशियल्स हो, है ना। तो जहां पर आपका क्वेश्चन था कि रिस्क, क्या क्वेश्चन था? हाँ जरूरी नहीं हो भी सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों कंट्रोवर्सी है। रिस्क आप करना चाहो, कम करना चाहोगे तो आप क्या करोगे? इक्विटी इश्यू करोगे, इक्विटी इश्यू करोगे, है ना। अब इक्विटी में हो सकता है कि देखो सिचुएशन ऐसी कि मान लो प्रॉफिट होगा, अच्छा हो रहा है, तो वहां पर तो फायदा होता है ना। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उस स्थिति में फिर चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट नहीं हो रहा तो डेट इश्यू कर रखे हैं तो वहां पर लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो वो इक्विटी स्मॉल बिजनेस में इक्विटी का मतलब है कि आप ओनर पार्टनरशिप कर सकते हो, वो एक बिजनेस का पार्टनरशिप रूप हो गया ना। स्मॉल बिजनेस में अपन पार्टनरशिप कहते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इक्विटी बोलते हैं। पार्टनरशिप और इक्विटी में कोई दिक्कत नहीं, इक्विटी में भी ओनर बनते हैं और पार्टनरशिप में भी ओनर होते हैं बराबर के, ठीक है। लेकिन स्मॉल बिजनेस होगा तो वहां पर इक्विटी की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है, डेट आसानी से इश्यू किए जा सकते हैं, क्योंकि इक्विटी इश्यू करने के लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड होगा, फिर उसके बाद में आप अपना प्रोजेक्ट लेके जाओगे, फिर सेबी के पास में उसके लिए पहले परमिशन लेनी होती है ना। जैसे आईपीओ आ रहे हैं अभी, है ना, आईपीओ आया, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ है, तो एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ ऐसे नहीं कि कंपनी ने खुद ने निकाल दिया कि लो भाई पैसे दे दो मेरे को। पहले सेबी के पास में जाता है, सेबी को बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है अपना कि मेरा ये बिजनेस है, इस तरह के प्लांट मशीनरी है, ये इनकम हो रही है इतने दिनों से, इस तरह का मैं और बिजनेस करना चाहता हूँ, सारा कुछ वो दिखाते हैं। फिर सेबी के विशेषज्ञ उसको जांचते हैं कि ये जो पैसा ले रहे हैं मार्केट से सही से में इसमें काबिलियत है या नहीं है, ये चेक करते हैं वो। ऐसा नहीं है कि कहीं मार्केट से पैसा उठा करके भाग जाए यहाँ से, है विजय माल्या के जैसे। तो सेबी उसको चेक करती है, फिर उसके प्रोपोजल को एक्सेप्ट करती है, फिर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे एजम्पशंस थे कैपिटल स्ट्रक्चर के, हमने देखे ये गुण होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि सारे हो। अब इसके बाद में हम कैपिटल स्ट्रक्चर के पैटर्न्स को देखते हैं। क्या हुआ, बोर हो गए? अब प्रैक्टिकल पढ़ेंगे अपन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तो करेंगे कल। चलो पैटर्न तो देख लो, पैटर्न तो सिंपल ही है, कितने तरह के पैटर्न हो गए। पैटर्न का सिंपल मतलब ये कि कितने टाइप्स की आप सिक्योरिटीज इश्यू कर सकते हो। पहला पैटर्न तो ये है कि आप इक्विटी इश्यू कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा ये है इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू कर सकते हैं। थर्ड टाइप हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल,
प्लस डिबेंचर। और फोर्थ टाइप हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस, इसके अलावा भी कोई नया दिख रहा है क्या आपको? प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर दिख सकते हैं, लेकिन इक्विटी तो होगा ही होगा, ओनर की कैपिटल तो होगी ना, इसलिए इक्विटी तो सब में आएगा। पहले में इक्विटी कैपिटल पूरी इक्विटी इशू कर सकते हैं अपन कैपिटल, है ना। दूसरा में एक इक्विटी और कुछ प्रेफरेंस शेयर, है ना, आपस में इसका कुछ प्रोपोर्शन होगा कि मान लो 60% इक्विटी 40% प्रेफरेंस, ठीक है, मिला जुला। फिर हो सकता है इक्विटी और डेट इशू कर सकते हैं, और एक हो सकता है इक्विटी प्रेफरेंस और डेट। 4 तरह के पैटर्न देख लिए। अब कल हम इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।